हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए, तो उनको मैं बता देती हूँ, डेली 3 बजे होती है आपकी कॉमर्स पेपर 2 की क्लास, जिसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। आपको सारी की सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज प्ले लिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, हो जाती हैं। तो अभी तक हमारी हो चुकी है 66 क्लासेस और आज हमारी है 67 नंबर क्लास। ओके ना। साथ ही बता दूं, जितनी भी क्लासेस होती हैं डेली अपडेट दे दिया जाता है क्लासेस का। किसके ऊपर? जो चैनल बना हुआ है टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें अवेलेबल करा दी जाती हैं। डेली 3 बजे आपको लिंक्स मिल जाती है जब भी क्लास हेल्ड होती है उस टाइम पे। ओके ना। तो टाइम टू टाइम आप क्लास ले लिया कीजिए, ठीक है, जिससे आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। साथ ही साथ बता दूं, पेपर 2 के साथ ही पेपर फर्स्ट की भी यहाँ पे 4 क्लासेस होती हैं और बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो किसी भी सब्जेक्ट की पेपर 2 से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को पेपर फर्स्ट इजीली समझ में आ जाए। उसके लिए एक आपकी होती है सुबह जीके की क्लास, आफ्टर दैट एक कॉन्सेप्ट थ्योरी की क्लास होती है, फिर आपकी एमसीक्यू क्लास होती है ऑल ओवर जितने भी यूनिट है ना पेपर फर्स्ट में उन सभी की। आफ्टर दैट नाइट में 9 PM आपकी होती है रीजनिंग, डीआई और मैथ्स की क्लास। जो सभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारी क्लासेस आप लिया कीजिए टाइम टू टाइम, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो मैं बता दूं कि कल की क्विज में, यानी कि क्विज नंबर 5 में कौन विनर रहा था वो मैं बताऊंगी, पर उससे पहले आपके लिए एक बिग अपडेट है यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ना पेपर फर्स्ट की फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म से, या फिर मतलब जो कॉमर्स के हैं वो भी और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी, क्योंकि पेपर फर्स्ट का एक बिग क्विज होने जा रहा है। जी स्टूडेंट्स, सभी को बता दूं, ये वेरी बिग अपडेट है। इसके लिए आपको क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। तो चलिए बात करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि जो अभी अपकमिंग संडे है, कब बोलो, 10 अप्रैल को, जो अपकमिंग संडे है ना, संडे को आपकी कोई क्लास नहीं होती है, बट संडे को इस बार रखी गई है सारे नेट एस्पिरेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट की एक बिग क्विज जो होगी आपकी वेबसाइट पे, जिसमें क्या होंगे 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे और जिसकी आएगी फर्स्ट रैंक, जी हाँ ध्यान से सुनना अभी, जिसकी आएगी फर्स्ट रैंक उसको मिलेगा गिवअवे, यानी उसको मिलेगा रिवॉर्ड मिलेगा उसे। और रिवॉर्ड में मिलेगा क्या, ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है, बट आप ऐसे डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हो, डेली क्लास लेते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ़ यू, राइट, मैं शेयर कर सकती हूँ। तो मैं बता दूँ, जिसकी भी फर्स्ट रैंक आएगी इस क्विज के अंदर, जो 10 अप्रैल को अपकमिंग संडे को होने वाली है, उसमें मिलेगी पेपर 2 जिसका जो सब्जेक्ट होगा, जिसकी आएगी पेपर 2 की बुक, और साथ में पेपर फर्स्ट की केवीएस मदान की बुक ऑफलाइन, मतलब आपको प्रॉपर जो ऑफलाइन बुक है ना वो आपके एड्रेस पे आपको पहुंचाई जाएगी, ठीक है, जो भी सिर्फ जो रैंक फर्स्ट आएगा ना उसको, ठीक है। तो अब देख लीजिए किसको फर्स्ट रैंक लेके आना है, किसको रिवॉर्ड चाहिए है। और देखिए, रिवॉर्ड अपनी जगह है, ये अप्रिशिएशन के लिए है, ठीक है, लेकिन जब आप ये क्विज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। देखिए, हम कंपटीशन के थ्रू, आपने देखा होगा एकेडमिक में भी जब हम स्टडीज़ करते हैं तो ये होता है ना, जब क्लास टेस्ट होते थे कि फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, तो उससे कितना ज़्यादा, मेरा तो हमेशा फर्स्ट सेकंड ही रहता था, तो अगर थर्ड कभी आ भी जाता था तो मैं सोचती थी कि मेरा कैसे थर्ड आ गया। तो कंपटीशन से आपकी प्रिपरेशन को बहुत 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 एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। तो आप सभी को कंपटीशन में उतरना है और ये पूरा प्रिपेयर रहना है इसके लिए कि आप यू कैन बिकम रैंकर, फर्स्ट रैंकर। ओके, ठीक है। तो मैंने अपडेट दे दिया है
इसको ध्यान में रखना। संडे को होगी आपकी पेपर फर्स्ट की बिग क्विज विद रिवॉर्ड, ओके ना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो क्विज नंबर 5 जिसके लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दी थी, अब आज उसका रिज़ल्ट मैं अनाउंस करने वाली हूँ कि किसने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक जो है वो प्राप्त किया है। ओके, तो मैं बता देती हूँ। क्विज जो 5th हुई थी उसमें फर्स्ट रैंक आई है सचिन कुमार जी की, और सेकंड आई है सोनी राजक जी की, एंड थर्ड आई है नीरज कुमार जी की। तो आप तीनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। ऐसे ही सभी अटैम्प्ट करते रहिए क्विजेस और रैंक लाते रहिए सभी के सभी स्टूडेंट्स, ओके ना। चलिए, तो ये हो गई रैंक की बात। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं उनको पता ही है, अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4, जिसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है वो मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी नए ऐड हो रहे हैं, नई क्लासेस लेने स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि ये जो यूनिट है यहाँ से बीच में से आप लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए आप क्या कीजिए, क्लास नंबर 1 से लेना शुरू कीजिए जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर जैसे ही 2 चैप्टर्स के बाद अभी ये लीजिए, समझिए, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज 2 चैप्टर्स के बाद फिर से एक नई यूनिट स्टार्ट होगी। ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग से उसको करो और फिर जो बैक की जो क्लासेस हैं उनको साथ में लेते रहो। तो बैक वाली आपकी वैसे प्रिपरेशन हो जाएगी और करंट में जो क्लास चल रही है उससे आप नई यूनिट की प्रिपरेशन करने पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी नए स्टूडेंट्स को लगता है कि अच्छी क्लास हो रही है, हम यहाँ से क्लास ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा निकल गई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉमर्स सब्जेक्ट की, तो आप क्लास 1 से लेना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही ये यूनिट हो जाती है, आफ्टर दैट हम जो नई यूनिट स्टार्ट करते हैं वहाँ से आप यूनिट के फर्स्ट क्लास से ही लेना शुरू कर दीजिए क्लास, जिससे आपकी करंट में प्रिपरेशन चलती रहेगी और बैक वाली भी प्रिपरेशन चलती रहेगी। दिस इज़ वेरी गुड आइडिया टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर UGC नेट एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए, तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप पूछ भी सकते हो कमेंट में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं किसकी, हमारे चैप्टर की। तो चैप्टर कौन सा चल रहा है बताओ सभी। चैप्टर चल रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, पूंजी बजटिंग निर्णय। ठीक है, मैंने बेसिक से समझाया है, कुछ मेथड हमने पे बैक पीरियड मेथड कर लिया है। तो क्या होता है कैपिटल बजटिंग, हमने पढ़ा है, जल्दी से बता दो मैम। जब भी फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसके लिए हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सी लॉन्ग टर्म की सिचुएशन में कौन सी हमें जो फिक्स्ड असेट है उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमने बात की थी अलग अलग मेथड्स की। एक तो होते हैं ट्रेडिशनल मेथड और एक है टाइम एडजस्टेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, अब ट्रेडिशनल में क्या होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे ही मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आया था क्विज का, उसमें मैंने आपसे शेयर किया था। ठीक है, कि मान लीजिए आपने आज किया है 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 3 साल बाद आपको रिटर्न मिल रही है वापस 3 लाख की, लेकिन जो आज 3 लाख की वैल्यू है क्या वो 3 साल बाद भी सेम रहेगी क्या? नहीं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। ठीक है, लेकिन ये जो 2 मेथड्स है ना, कौन कौन से, पे बैक पीरियड मेथड और ARR मेथड, ये इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि जो आपकी नेक्स्ट अप्रोच है ना, कौन सी बोलो, टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इसमें जितने भी मेथड्स होंगे उनमें जो इनफ्लोज आते हैं उनको क्या किया जाता है, डिस्काउंटेड रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी टाइम वैल्यू भी कंसीडर की जाती है। आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करते हैं किसका, कि कौन से प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारे जो मेथड्स है ना, IRR मेथड, इनमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको बात। कल ही क्विज में हमने क्वेश्चन देखा था इसी से रिगार्डिंग कि टाइम वैल्यू को कंसीडर कौन कौन से मेथड्स करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, और कल की क्लास में हमने बात कर ली थी जो हमारा फर्स्ट मेथड है, बोलो कौन सा, पे बैक पीरियड मेथड, अदायगी अवधि विधि। इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था, एग्जाम्पल भी कर लिए थे, याद है ना सभी को? रिवीजन करते रहिएगा साथ में। ओके, अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इस मेथड के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो पे बैक पीरियड हमने पढ़ा था अदायगी अवधि विधि, उसमें क्या था, हम कैश फ्लोज को कंसिडर कर रहे थे कि कैश आउटफ्लो कितना है, कैश इनफ्लो कितना है। अगर हमने जितना कॉस्ट इन्वेस्टमेंट किया है उतना अगर हमारा 3 साल में 4 साल में आ गया तो उस अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। लेकिन जब हम ARR मेथड पढ़ेंगे उसमें कॉस्ट तो रिकवर होनी ही होनी चाहिए, यानी 3 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो तो आपके अगेन रिटर्न आनी ही आनी चाहिए, साथ में आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर प्रॉफिट तो ज़रूरी है ना होना। तो इसमें हम जो कॉस्ट रिकवरी हुई है वो तो आएगी, साथ में ऊपर प्रॉफिट आ रहा है ना, उसको भी हम लेके चलेंगे। उसके माध्यम से हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट को या नहीं करना चाहिए। सिर्फ कॉस्ट तक हम सीमित नहीं रहेंगे, इसमें प्रॉफिट भी हम लेके चलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो सभी प्रिपेयर हो जाइए ARR मेथड को पढ़ने के लिए, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ फॉर ARR मेथड। हम शुरू करने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ओके, तो देखिए अभी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पहले मैं नॉर्मल वे में समझाती हूँ जो आप नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आप मेथड का नाम लेते ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस मेथड में ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि इसमें हम रिटर्न के बेस पे क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए। ओके, तो देखिए जब एक फर्म या कंपनी इन्वेस्ट करेगी किसी फिक्स्ड असेट में, किसी प्रोजेक्ट में, तो वो पहले से क्या कर लेगी, प्री डिटरमाइन कर लेगी, निश्चित कर लेगी कि भाई 3 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि कम से कम हमें उस पर क्या करना है, 15% प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है। यानी 3 लाख रुपए तो वापस आने ही आने चाहिए, रिटर्न आनी ही आनी चाहिए। उसके साथ 3 लाख का 15% है ना, उतना प्रॉफिट कम से कम हमें होना चाहिए। वो फर्म ये प्री डिटरमाइन कर लेती है। ठीक है, अब वो क्या करेगी, ये देखेगी कि अगर हम 3 लाख रुपए का इन्वेस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो उससे क्या हमें 15% का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न या फिर रिकवरी की बात नहीं होगी, यहाँ पे किसकी बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी कि 3 लाख तो आ ही रहे हैं, उसके साथ में उसके ऊपर जो 15% प्रॉफिट है ना वो भी आ रहा है। तो फर्म ये देखेगी कि 15% प्रॉफिट वो कमा पाएगी या नहीं कमा पाएगी। ठीक है, अगर जो फर्म का प्रॉफिट है वो मान लीजिए कैलकुलेट किया ARR मेथड के थ्रू तो आया 17%। ठीक है, तो अब बताओ फर्म उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ऑब्वियसली मैम वी नो कि प्री डिटरमाइंड रेट तो थी 15%, अब प्रॉफिट हो रहा है 17%, तो फर्म की जो फर्म है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, जिसने इन्वेस्ट किया है, उसके तो बल्ले बल्ले हो गए कि भाई 15% की जगह 17% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट क्या करूँगा, करूँगा ही करूँगा। और वही अगर हमने कैलकुलेट किया और प्रॉफिट 15% की जगह अगर सिर्फ 13% ही हो रहा है तो वो बोलेगा भाई मैंने तो ये सोचा है कि अगर मैं 3 लाख रुपये लगाऊंगा तो उस पर कम से कम मुझे 15% तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, पर इस प्रपोजल में तो मुझे सिर्फ 13% ही मिल रहा है, तो क्या मैं इस प्रोजेक्ट में निवेश करूं? वो बोलेगा जी नहीं, मैं बिल्कुल इस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करूंगा, और वो क्या कर देगा, वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगा। यही है आपका ARR मेथड। प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट के बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा पहले से निश्चित लाभ की दर के द्वारा कि उसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए एक फर्म को या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, वही बात है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट शुद्ध विनियोग किया गया है उस पर हम प्री डिटरमाइन क्या कर लेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट का डिसाइड कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट डिसाइड किया जाएगा कि आपको प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या नहीं। अब देखिए ARR का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पे एनुअल प्रॉफिट
टैक्स को डिडक्ट करके कितना हुआ है वो डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब जैसे पे बैक पीरियड में भी दो टर्म्स थी, दो सिचुएशन थी कि एक तो क्या, अगर प्रॉफिट जो है उसमें तो क्या था, कैश इनफ्लो या तो इक्वल है या फिर अनइक्वल है। अब इसमें प्रॉफिट की बात हो रही है तो इसमें देखेंगे कि प्रॉफिट या तो इक्वल है, बराबर है, समान है, या फिर क्या है, अनइक्वल है, ठीक है, असमान है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे 5 साल हम लेके चलते हैं तो पहले साल में भी 20,000, दूसरे साल में भी 20, यानी हर साल सेम प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, एनुअल प्रॉफिट, मतलब जो हर साल प्रॉफिट आ रहा है उसका एवरेज नहीं निकालेंगे, औसत नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जो 20,000 एनुअल प्रॉफिट हो रहा है हम उसी को ले लेंगे क्योंकि हर साल सेम है आफ्टर टैक्स, ठीक है। फिर उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमने इन्वेस्ट किया है 3 लाख रुपए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ठीक है, जब इक्वल हो प्रॉफिट तब। और अगर अनइक्वल हो तो क्या करेंगे, तो हम प्रॉफिट का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। जैसे 5 साल में प्रॉफिट हो रहा है, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 40, फिर 20, 30, इस तरीके से। तो इन सब का हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज किस तरीके से लिया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स का है तो इन सभी को ऐड करके फिर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, जितने ईयर्स का होता है। एवरेज तो सभी को आता है, राइट। तो एवरेज निकाल लेंगे इनका, फिर डिवाइड बाई जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इस तरीके से इक्वल और अनइक्वल के माध्यम से हम कैलकुलेट करेंगे ARR मेथड के थ्रू कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आया समझ में अच्छे से, चलिए आगे देखिए। अभी एवरेज रिटर्न ऑफ रेट यानी औसत प्रत्याय दर विधि, ठीक है। औसत प्रत्याय दर विधि क्या होती है, अब हम थ्योरेटिकली अगर समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने नॉर्मल वे में समझ लिया है, राइट। तो देखिए, निवेश पर प्रत्याय की औसत दर को लेखांकन रीति, वित्तीय विवरण रीति या विनियोग पर प्रत्याय या औसत प्रत्याय दर विनियोग पर असमायोजित प्रत्याय दर भी कहते हैं। देख लीजिए, इसके ये नाम भी होते हैं, ठीक है ना। निवेश पर प्रत्याय की औसत दर को क्या क्या बोल सकते हैं, वित्तीय विवरण रीति या फिर विनियोग पर प्रत्याय, अब क्या होने वाला इन्वेस्टमेंट में होने वाला प्रॉफिट, या फिर औसत प्रत्याय दर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, है ना, ये सारे नाम से हम बुला सकते हैं। अब इस रीति में क्या विशेषता होती है कि इसके द्वारा नई उत्पाद परियोजनाओं, जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनका तुलनात्मक अध्ययन सरलता से इजी वे में किया जा सकता है। और जो इसकी कैलकुलेशन है, गणना है, 2 विभिन्न आधारों पर की जा सकती है, 2 तरीकों से की जा सकती है, जिसमें पहली है निवेश की प्रारंभिक राशि पर प्रत्याय की गणना, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर प्राप्त होने वाला प्रॉफिट, प्रत्याय को प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा निवेश की औसत राशि पर प्रत्याय की गणना, तो वही जो हम एवरेज निकालते हैं, है ना, जिसमें निवेश की औसत राशि पर प्रत्याय की गणना अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है कि हर साल क्या हो, सेम ही हो, प्रॉफिट हर साल अनइक्वल, असमान भी हो सकते हैं, इसलिए, ठीक है। तो जिस परियोजना की प्रत्याय दर निर्धारित दर से कम होती है, मैंने बोला 15% से अगर कम है, 13% हो रही है और हमने निर्धारित की है 15%, तब उसे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वही अधिक प्रत्याय दर वाली परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता के आधार पर चूज कर लिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा। जिस परियोजना की प्रत्याय दर सबसे अधिक होती है, यानी जिससे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, उसे पहले क्रम में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो आ गई बात समझ में अच्छे से, हमने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में समझ ली है और प्रैक्टिकल वे में नॉर्मल बेसिक से भी समझ ली है। ओके, चलिए अभी बात करते हैं फॉर्मूला की। तो देखिए, अगर निवेश की प्रारंभिक राशि पर प्रत्याय की गणना निम्न सूत्र द्वारा, फॉर्मूले द्वारा की जाती है, तो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इज इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। देखिए, टैक्स और डेप्रिसिएशन को क्या करने के बाद, लेस करने के बाद होने वाला प्रॉफिट, और उसमें हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 सब में रहेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है।
और इस तरीके से की जाती है फिर कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है ना, वो तो कैसे कैलकुलेट होगा, वो होगा जितना भी कैश इनफ्लो, वही कैश इनफ्लो जितना आ रहा है ना उसमें से हम लेस कर देंगे एनुअल डेप्रिसिएशन को। जो भी फिक्स्ड असेट होती है उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है, उसमें से लेस कर देंगे, फिर हमारा निकल जाएगा एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम करेंगे कि जितनी लागत है एक तो मशीन की, ठीक है, जितने में हमने इन्वेस्ट किया है मशीन के ऊपर, जैसे 3 लाख की मशीन है, और साथ में ऐड कर लेंगे उसकी स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी ऐड करेंगे। ठीक है ना। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, उस जो मान लीजिए मशीन की इकोनॉमिक लाइफ है 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगी, उसका जो पुर्जा बचेगा उसको हम बेच के जो कुछ भी वैल्यू आएगी ना उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। ओके। और प्लस वर्किंग कैपिटल, डे टू डे का जो भी कैपिटल लगती है, कार्यशील पूंजी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है, उसको भी ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके। तो फिर हमारा एक्चुअल जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो निकल के आ जाएगा, और फिर दोनों को हम एज अ फॉर्मूला कैलकुलेट करके लगा देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। ओके। चलिए अभी ना एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके सामने कि जो खुराना कंपनी लिमिटेड है उसके पास ना 2 प्रपोजल्स हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ए और बी। तो वो क्या हो रहा है, उनको चूज़ करने में उनके चुनाव पर विचार कर रहा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। प्रोजेक्ट ए का भी दे रखा है, प्रोजेक्ट बी का भी दे रखा है। अब देखिए प्रोजेक्ट ए की जो कॉस्ट है वो है 50,000, बी की भी 50,000 है, और इकोनॉमिक लाइफ है, यानी प्रोजेक्ट ए वो अगर इन्वेस्ट करता है तो उसकी जीवन काल वर्ष कितना है, 4 ईयर्स। वही प्रोजेक्ट बी का जीवन काल वर्ष है, इकोनॉमिक लाइफ है 6 ईयर्स। ठीक है। और अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन है 25,000 और प्रोजेक्ट ए की, और प्रोजेक्ट बी की है 5,000। ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। आगे देखिए, वो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 20,000, 10,000, फिर थर्ड ईयर का 15,000, फोर्थ का 5,000, 20,000, और फिफ्थ ईयर का प्रोजेक्ट ए में प्रॉफिट है ही नहीं, बी में है 25,000, और ईयर 6 का ए का प्रॉफिट नहीं है, बी का है 30,000। ठीक है। तो ये पूरी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी गई है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की। अब किस परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ये इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, लेट्स सी। ओके। अब देखिए, वी नो आवर फॉर्मूला ऑफ ARR, राइट। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एवरेज अर्निंग, जितना भी एवरेज प्रॉफिट होता है, डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए की अगर बात करें तो उसमें एवरेज अर्निंग कितनी हुई है, एवरेज अर्निंग हुई है 16,250। किस तरीके से कैलकुलेट किया हमने, जितने भी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 जितने भी प्रॉफिट थे ना ए के, कितने हुए कुल मिला के 65,000। ठीक है। और इकोनॉमिक लाइफ कितनी, 4 ईयर से इकोनॉमिक लाइफ थी। ठीक है। तो डिवाइड कर दिया 65,000 को इकोनॉमिक लाइफ से। ओके। तो हमारा निकल के आ गया 16,250। समझ में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में हम लेस करेंगे इसमें से, क्या बोलो, एनुअल डेप्रिसिएशन। हम क्या लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन। ओके। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जितनी इकोनॉमिक लाइफ है जिस पे इन्वेस्ट किया है, यानी मशीनरी की जो इकोनॉमिक लाइफ है उससे। तो इन्वेस्ट कितना किया है 50,000, और इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 4। तो 50,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आ जाएंगे 12,500, 12,500, जो आपका निकल के आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो अब एवरेज अर्निंग में से लेस कर देंगे, क्या बोलो, एनुअल डेप्रिसिएशन, राइट। तो 16,250 माइनस 12,500 हम लेस कर देंगे। ठीक है। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दो, कितना है 50,000। ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोजेक्ट ए की जो ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो आ जाएगा 7.5%, यानी जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर रिटर्न कितनी आएगी, बोलो 7.5%। इसी तरीके से
प्रोजेक्ट बी का। अब देखिए प्रोजेक्ट बी है, उसमें टोटल अर्निंग हुई है 1,05,000 की, जिसमें हमें निकालना क्या है, एवरेज अर्निंग निकालनी है, राइट। तो एवरेज अर्निंग कैसे निकलेगी, पहले तो कितने ईयर्स के लिए है, 6 ईयर्स के लिए है प्रोजेक्ट बी, राइट। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स। तो 1,05,000 में जब हम डिवाइड करेंगे 6 को तो आ जाएंगे 17,500, जिसमें से हम लेस करेंगे डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन कहाँ से निकलेगा बताओ, 50,000 इन्वेस्टमेंट है और कितने सालों के लिए है, 6 सालों के लिए है। तो 50,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आ जाएंगे 8,334। ओके, तो 17,500 में से लेस कर देंगे 8,334 और डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इसमें भी सेम ही है 50,000। तो प्रोजेक्ट बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, बोलो, आएगी 18.33%। यानी अगर हम प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न मिलेगी 7.5% की रेट से, जबकि अगर प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करेंगे तो मिलेगी 18.33% से। अब मुझे बताओ कि अगर फर्म है उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए या कम, मैम ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए भाई फर्म को, तो है या नहीं, है ना। जिसने इन्वेस्ट किया वो तो यही चाहेगा कि उसकी रिटर्न भी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना उसने डिटरमाइन किया है प्री उससे भी ज़्यादा हो, राइट। तो इस सिचुएशन में कौन से जो प्रोजेक्ट है उसको क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, प्रोजेक्ट ए से। सो अकॉर्डिंग टू ROI प्रोजेक्ट बी शुड बी सिलेक्टेड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट बी है उसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग किया जाता है थ्रू ARR मेथड। क्लियर है सभी को। वैसे तो इतना बिग क्वेश्चन कभी आता नहीं है एग्ज़ाम में कि आपसे पूरा इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए टेबल बना के, बट फिर भी कभी कभी हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाए रेट निकालने के लिए ARR मेथड के थ्रू। तो आपको मैंने अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है कि किस तरीके से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, है ना, और साथ ही साथ एवरेज अर्निंग है उसमें से डेप्रीशिएशन लेस करके हम निकाल लेंगे एवरेज अर्निंग। मतलब जो अर्निंग होती है उसमें इकोनॉमिक लाइफ को डिवाइड करके फिर उसमें से डेप्रीशिएशन को लेस करके। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया है आई थिंक, ठीक है। अब देखिए ARR में डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर सिंगल प्रोजेक्ट है यानी एक ही प्रोजेक्ट है उसी में हमें डिसाइड करना है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, तो कंपेयर विद प्री डिटरमाइंड रेट, जो पहले से निश्चित रेट है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, बोलो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। मान लीजिए अगर जो एक्चुअल रेट है वो ज़्यादा है जो प्री डिटरमाइंड रेट है उससे, तब तो क्या कर लिया जाएगा, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 15% आपने टारगेट किया है कि इतना प्रॉफिट होगा और आपका हो रहा है 17%, तो क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे और वाइस वर्सा आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर 15% आपने टारगेट किया और 13% ही हो रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे, बोलो, उसको आप रिजेक्ट कर दोगे। अब देखिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अगर सिलेक्ट करना हो तब जिस प्रोजेक्ट की रिटर्न एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा होती है, जैसे अभी हमने A और B में देखा तो B की A से ज़्यादा थी, राइट। तो जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसको क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उस प्रपोजल को। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी बात कर ली है आज हमने। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका सेकंड मेथड कौन सा, बोलो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पहला हमने देखा पे बैक पीरियड मेथड, दूसरा हमने देखा ARR मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है, पे बैक पीरियड मेथड में हम कैश फ्लो के थ्रू क्या देखते हैं कि कितना हमें क्या करना चाहिए, कौन से प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन से को रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ जो कैश फ्लोज हैं, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो के माध्यम से, है ना। जबकि ARR में हम प्रॉफिट को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ये मेजर डिफरेंस है दोनों ही किसमें, मेथड्स में। तो ध्यान में रखना दोनों के फॉर्मूलाज, एग्जांपल्स और डिफरेंस जो है इनमें वो अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अभी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कल की क्लास में कौन सी, जो हमारी वैज्ञानिक विधियाँ हैं जिसमें हम टाइम वैल्यू को भी कंसीडर करके चलते हैं उनको, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो गया, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, उसके साथ
साथ ही फिर देखेंगे उनमें डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाती है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सब जो हैं थ्योरीज हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। सॉरी, जो मेथड्स है वो पढ़ेंगे कल की क्लास में। ओके ना। ये जो दोनों मेथड हमने किए हैं ये थोड़े से लेंदी थे, इसलिए हमने इन्हें डिटेल में कवर अप किया है। और ARR मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, तो उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे तो दोनों ही हैं, दोनों में से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी जो मेथड्स हैं वो करेंगे। अब बात करते हैं 5 क्वेश्चंस की जो आपने अटेम्प्ट किए हैं किसमें, क्विज नंबर 6 में, ठीक है। उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए लेट्स डिस्कस नाउ। सब देखिएगा किस किस ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है, और फिर कल मैं इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि किसकी रैंक आई है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो सभी क्विज लगाया कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके एग्ज़ाम आते आते कितने क्वेश्चन के थ्रू आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं जो आपने किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका था मतलब क्विज में कि Which among the following is not a voluntary method for prevention and settlement of disputes? यानी विवादों की रोकथाम और निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वैच्छिक तरीका नहीं है, नॉट। ओके, तो देखिए ये बताओ कौन सी यूनिट में से है, ये है यूनिट नंबर 9 लीगल में से, ठीक है। तो इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्टैंडिंग ऑर्डर, स्थायी आदेश, सामूहिक सौदेबाजी और जॉइंट कंसल्टेशन, संयुक्त परामर्श, ये सारे विवादों की रोकथाम और निपटान के तरीके हैं। जबकि आपकी जो वर्क्स कमेटी है, कार्य समिति, उसका विवादों के निपटान में कोई सहयोग नहीं होता है, वो इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वर्क्स कमेटी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य समिति, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी ने बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट किया होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ये है कि स्टेटमेंट दिए हैं आपको दो, उनमें से बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट है इट इज़ नो बेटर टू पे एम्प्लॉयज़ फॉर लिटिल देन टू पे टू मच। एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी हैं, उनको बहुत अधिक भुगतान करने से कम वेतन देना बेहतर नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड है कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ विल रिमेन कॉम्पिटेंट फॉर एवर। सक्षम कर्मचारी हमेशा सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है विच वन इज़ करेक्ट हियर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ना वो बिल्कुल सही है कि ना इट इज़ नो बेटर टू पे एम्प्लॉयज़ फॉर लिटिल देन टू पे टू मच, ठीक है। कर्मचारियों को बहुत अधिक भुगतान करने से कम वेतन देना बेहतर नहीं है, ठीक है। जबकि आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है, वो है रॉन्ग, ठीक है, फॉल्स है वो, ठीक है, कि सक्षम कर्मचारी हमेशा सक्षम रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है ऑप्शन। ओके, चलिए देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट स्टार्टेड कमर्शियल बैंकिंग। निम्नलिखित में से किसने वाणिज्यिक बैंकिंग शुरू नहीं की है, सिडबी ने, IDBI ने, ICICI ने या UTI ने। तो जो IDBI, ICICI और UTI है इन तीनों की क्या है, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है। लेकिन जो सिडबी है ना उसने क्या नहीं किया है, वाणिज्यिक बैंकिंग शुरू नहीं की है, कमर्शियल बैंकिंग। ओके, सिडबी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और टेल मी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, क्या होती है सिडबी की फुल फॉर्म, मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। ओके, ठीक है, सबका होमवर्क है ये मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेरी वेरी सुपर इजी, क्या व्हाट इज़ OTP इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। OTP क्या होता है, तो OTP होता क्या है आपको बताना है। ये तो बहुत इजी है, वन टाइम पासवर्ड फुल फॉर्म होती है OTP की, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। और अपना OTP किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, राइट। और RBI है वो बार बार ये एडवर्टाइज़ भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वन टाइम पासवर्ड इज़ करेक्ट हियर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन था आपकी 6 नंबर क्विज में, वो था द पावर्स ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू ऑफ इंडिया इज़ नाउ शिफ्टेड टू, कि जो भारत के पूंजीगत मुद्दों के नियंत्रक की शक्तियों को अब स्थानांतरित कर दिया गया है। कैपिटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उनको कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, AMFI या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो जो सेबी है वो देखती है अभी, ठीक है। सेबी को क्या कर दिया गया है? शिफ्ट कर दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन बी सेबी इज़ करेक्ट हियर, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो 6 नंबर क्विज थी उसमें। तो आई होप सभी ने करेक्ट जो है वो अटैम्प्ट किया होगा। बाकी जो मैंने बिग अपडेट बताया है उसका ध्यान रखना। क्या बोलो, अपकमिंग संडे को क्या होने वाली है? पेपर फर्स्ट की बिग क्विज सेशन होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन की क्विज रखी जाएगी, जो आपको क्या करना है? अटैम्प्ट करना है। और जो भी फर्स्ट रैंक हासिल करेगा, जिसकी भी फर्स्ट रैंक आएगी, उसको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो सभी को क्या करना है? क्विज को अटैम्प्ट करना है विद 100% कॉन्फिडेंस। ओके, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है ARR मेथड, और साथ में जो अपडेट्स हैं वो भी मैंने दे दिया है। अच्छे से आप क्या करना, जो क्वेश्चंस है पेबैक पीरियड के, ARR मेथड के, वो सॉल्व करना, रिवीजन कर लेना क्लास का। आफ्टर डेट हम कल स्टार्ट करेंगे जो नई जो मेथड्स हैं उनको। ओके ना? तो अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। वो तो करना ही है, क्योंकि आपको क्या देना है? अपनी 100% अपीयरेंस का देना है एज अ अटेंडेंस, जो मिलेगी किससे? जब आप लाइक बटन प्रेस करोगे उससे। तो सभी कर देना, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ में शेयर भी कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आप बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके ना? चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो भी क्लास होती है उसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं एज अ PDF। किसके ऊपर? जो फिलर फॉर्म की वेबसाइट है www.ugcnet.com, उसके ऊपर, ठीक है। तो सारे नोट्स आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो, करंट जो क्लास ले रहे हो उसके भी, और बाकी जो लास्ट क्लासेस ले रहे हो उनके भी। नंबर वाइज सीक्वेंस से क्या कर दिए जाते हैं? नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप जो कि आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपको लेक्चर भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं, तो देर किस बात की है? बस यू हैव टू डू प्रिपरेशन, आपको अपना 100% देना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग।